हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन जीएस पेपर 2025 का। एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा और इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एक ऑथेंटिक आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आप हैं क्रिस्पी इन्फो पे एंड बने रहिए आप मेरे साथ। और मैं पूरी तरह से एनालिसिस करने जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर 2025 सीएस पेपर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? तो alternative investment funds के बारे में है। तो alternative investment funds वो फंड होते हैं जो कि एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें आप पैसे जो है वो लगाते हैं। कोई भी यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड होता है, जैसे रियल एस्टेट फर्म्स होते हैं, जो हेज फंड्स चलाने वाले, उसमें आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड डाल सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, क्राउड फंडिंग होता है। तो इसमें जो बॉन्ड्स होता है और स्टॉक्स होता है वो यहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन 2 एंड 4 के साथ हम जाएंगे। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिज़र्व बैंक का इनकम का सोर्स इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जब भी आरबीआई किसी तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाई करती है या फिर सेल करती है तो उससे इनकम जनरेट होता है। डेफिनेटली दैट्स ट्रू। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी अगर आरबीआई बाई करती है, सेल करती है, तो उससे भी यहाँ पे इनकम जनरेट होता है। दैट्स ट्रू। पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट PFRDA करती है, आरबीआई का कोई यहाँ पे काम नहीं। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज़, ये भी आरबीआई का काम नहीं है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो जितने भी यहाँ पे करेंसी नोट्स होते हैं उनका प्रिंटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आरबीआई की तरफ से होता है। और आरबीआई इसमें पैसे भी कमाती है फ्रॉम सीनोरेज, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे अगर 500 का कोई नोट है, अगर आरबीआई इसको बनाती है, प्रिंट करती है, तो सपोज़ करिए कि 2 रुपये इसका कॉस्ट है बनाने का और बाकी 498 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो सीधे आरबीआई को मिलता है। एंड दिस इज़ हाउ आरबीआई जनरेट इनकम। तो ये भी ऑप्शन सही है। सो 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, 5 इज़ करेक्ट। आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 5, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंसेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जितने भी यहाँ पे लॉज होते हैं रिलेटेड टू क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स, इकोनॉमिक लॉज, और ये सब जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है। और जितने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके साथ साथ जितने भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का इन्फोर्समेंट करना, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है। दैट्स ट्रू, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बिल्कुल नहीं, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये जो है स्टेटमेंट गलत है। फिर हम देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है जो कि जितने भी यहाँ पे एंटी स्मगलिंग या एंटी करप्शन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पे मैनेज करता है। और जो प्रोविज़न्स है कस्टम्स एक्ट 1962 को, इसको भी यहाँ पे ये इसका क्रियान्वयन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और उसके साथ साथ ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जैसे कि मैंने बताया ये एंटी करप्शन एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड में हम देखेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो ये कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी है
और ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। और जितने सारे यहाँ पे बिग डेटा एनालिटिक्स जो भी टैक्स ऑफिसर्स को असिस्टेंट करने की बात होती है तो ये इनका काम होता है। और जो भी कस्टम से रिलेटेड, सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड काम होता है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट करती है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत सिर्फ ये है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं करती, ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3, इसीलिए ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिल्कुल नहीं, सारे कंपनी को यहाँ पे आरबीआई मैंडेट नहीं करती, सिर्फ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ को करती है कि वो अपने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करें। और ये जो रिपोर्ट होता है ये दर्शाता है कि आपका बिज़नेस कितना रिस्पॉन्सिबली चल रहा है और आप कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव उठाए हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और अगर हम बात करें इन इंडिया, अ कंपनी सबमिटिंग BRSR, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। बिल्कुल ये नॉन फाइनेंशियल होता है क्योंकि इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपने क्या क्या प्रयास किए हैं वो बताना रहता है, आप किस तरह से बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह। सो इसमें ये जो है ये सही है स्टेटमेंट। सो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करना है। इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि पोल्ट्री, फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। बिल्कुल ये सही बात है। जितने भी यहाँ पे भारत में अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे कृषि से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, बस उससे कुछ हद तक रिलेटेड है, जैसे पोल्ट्री, फार्मिंग, वुल रियरिंग, तो ये सब के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दैट्स राइट। स्टेटमेंट 2, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के रूप में जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नहीं माना जाता है और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से एग्जेम्प्टेड होता है। दैट्स करेक्ट। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है अगर आपके पास रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई किसान है, उनके पास बहुत सारा ज़मीन है, तो इसको एक कैपिटल एसेट के रूप में हम नहीं देखते हैं और उस पर किसी भी तरह का टैक्स जो है वो आयकर रिटर्न आपको फाइल नहीं करना है। तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे ट्विस्ट है। ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी से, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रियरिंग, और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड जो कि डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉप्स, फार्मिंग उससे रिलेटेड है। तो दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 का, हालांकि दोनों ये सही है। दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंडिया हैज़ ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। बिल्कुल, इंडिया ने यहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी एंड पार्टनरशिप को यहाँ पे ज्वाइन किया था एज ए मेंबर। MSP जो है एक US लेड इनिशिएटिव है, 2022 में ये पास किया गया था और इससे ये बताया गया था कि जितने भी ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको यहाँ पे हम सिक्योर करेंगे और ख़ासकर जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं प्रोडक्शन से लेकर रिसाइकलिंग तक उसको यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। कोई भी अगर टैरिफ है तो उसको भी यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा ताकि एक ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो खासकर क्रिटिकल मिनरल्स में बना रहे। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। India is a resource rich country in all the 30 critical minerals that it has identified। तो इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है, ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। इंडिया जो है एक रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स में जो इसने आइडेंटिफाई किया। कुछ हमें जो है डिपेंडेंट भी रहना रहता है बाहर से। सो दैट इज़ द थिंग। The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। बिल्कुल सही बात है और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव ऑक्शन माइनिंग लीज का कंट्रोल मिलता है, कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। दैट इज़ ट्रू। सो ऑप्शन 1 and 3 इज़ ओनली करेक्ट। ये सही नहीं है, ओनली 1 and 3 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। आप ये एनालिसिस क्रिस्प इन्फो के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं।
एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, एज रिगार्ड्स द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरल बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर। बिल्कुल, जो बॉन्ड्स होते हैं वो उसमें रिस्क कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ऑनर, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लेंडर्स होते हैं, कंपनी उनका उनके उन डायरेक्टली वो ओन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर आप स्टॉक खरीदते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, आप सपोज़ आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली ओनर्स बन जाते हैं उसके। तो जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे एज ए प्रमोटर ओनर बन सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फॉर रिपेमेंट पर्पज़ बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाई कंपनी। बिल्कुल, अगर आप लिक्विडिटी पर्पज़ से देखा जाए, अगर कोई भी यहाँ पे लिक्विडिटी करने की बात आएगी तो सबसे पहले जो प्रायोरिटाइजेशन है वो बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद ही स्टॉक होल्डर्स को दिया जाता है। सो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। आंसर इसका होगा बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये दोनों जो है एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 का, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या डिफरेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। बिल्कुल, इंडिया ने यहाँ पे लगभग बहुत सारे इक्विटी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ला रखा है और ये ग्लोबली ट्रेडेड होता है और एक ग्रेट बूम जो है ये हम देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा है इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट एंड इट हैज़ ओवरटेकन द हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, हैंग सेंग इंडेक्स जो है उसको हमने ओवरकम किया था, बीच में इसका जो रिटर्न था ये काफ़ी कम आ रहा था। और एट द सेम टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट जो कि यहाँ पे हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। There is no regulatory body either to warn the small investors about the risks of option trading. ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे है हमारे पास सेबी है, वो रेगुलेट करती है ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो ये बोलना गलत है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो 1 एंड 2 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। बिल्कुल। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल। तो ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कैपिटल रिसीट क्रिएट लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर हम कैपिटल रिसीट के बारे में बात करें तो जितने भी बोरोइंग्स होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सब कैपिटल रिसीट ही तो है। तो एक तरह से ये लाइबिलिटी जो है वो बना देता है गवर्नमेंट के एसेट के ऊपर और रिडक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी में। तो डैट इज़ करेक्ट, ये भी ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। और जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है लोन में तो वो एक लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बनाता है, क्योंकि अगर हम कहीं किसी देश से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है तो वो भी तो एक तरह का लाइबिलिटी है, वो हमें बाद में जो एज ए कर्ज चुकाना रहता है। सो 1, 2 एंड 3 तीनों सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजा राम मोहन राय के बारे में है कि ही पजेस्ड अ ग्रेट लव फॉर रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ ईस्ट। तो बिल्कुल, जो पूर्व की सभ्यता था उसके प्रति उनका बहुत ही सम्मान और प्रेम था। जैसे उन्होंने पर्शियन, संस्कृत और अरबिक के बारे में नॉलेज एक्वायर किया था। उन्होंने तिब्बतन बुद्धिज़्म के ऊपर भी बहुत सारा नॉलेज एक्वायर किया था। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ईस्ट के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट था। और उनका डिज़ायर था कि जो कंट्री मैन हैं वो रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर चलें और जो ह्यूमन डिग्निटी है और सोशल इक्वालिटी है उसके ऊपर जो है सारे लोग विश्वास करें। और ये वेस्टर्न कंसेप्ट था, तो वेस्ट को यहाँ पे फॉलो किए थे। और वेस्टर्न जो रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग और ह्यूमन डिग्निटी और लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जोर डाला था राजा राम मोहन राय। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो नॉन कॉपरेशन में बाइकॉट एंड ऑफ लॉ कोर्ट एंड फॉरेन क्लोथ, बिल्कुल ये हुआ था। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का ऑब्जर्वेंस हुआ था नॉन कॉपरेशन में। रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं रिटेंशन नहीं हुआ था, हमने यहाँ पे रिफ्यूज़ किया था जितने भी यहाँ पे टाइटल्स थे उसको यहाँ पे पुरजोर विरोध हुआ था उसका। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटिंग डिस्प्यूट, बिल्कुल कुछ जगहों पे इस तरह से पंचायत भी बने थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, तो उस समय कुछ पंचायत भी बने थे, तो ये बिल्कुल सही है। सो 1, 2 और 4 सही है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर सही, जिसमें 1, 2 एंड 4
ये जो है तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन के बारे में है जिसका नाम है अरघत। तो एक इरिगेशन डिवाइस अरघत वो क्या है, तो वो एक लार्ज व्हील हुआ करता था और उसमें बहुत सारे अर्दन पोर्ट्स होते थे जो कि पानी खींचने का काम करता था और चारों तरफ से जो है स्पोक्स लगे होते थे, तो ज़मीन से जो है पानी खींचने का काम किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस अरघत। और ईरान में इसका जो है शुरुआत किया गया था इनिशियली और फिर भारत में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। इनमें से जो टाइटल है मतविलासा, विचित्रचित्त और गुना भरा, ये किसने एक्वायर किया था, तो महेंद्र वर्मन वन ने किया था, दैट्स द करेक्ट आंसर। फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम कब आया था इंडिया में, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम आया था, दैट्स द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि हु अमंग द फ्लोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट, हु रूल्ड द मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। तो ये राजेंद्र चोला ने यहाँ पे एक्सपेडिशन लेड किया था जो कि यहाँ पे मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा और श्रीविजया जो राजा थे, किंगडम था, उसके अगेंस्ट ये किया गया था। सो आंसर इज़ राजेंद्र वन। अगर हम बात करें यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द एंशियंट इंडिया 600 से लेके 322 BC, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें हम देखेंगे असमक जो है वो गोदावरी नदी पे था, बिल्कुल सही बात है। कंबोज जो है वो विपास नदी के पास था, नहीं, वो काबुल नदी के पास था कंबोज। और अवंती, ठीक है, ये सिप्रा नदी के पास था, महानदी के पास नहीं था, तो ये भी गलत है। उसके बाद कोसल जो है वो सरयू नदी के पास था, ठीक है। तो असमक जिसका कैपिटल हो जाएगा पोतली, कंबोज जिसका कैपिटल हो जाएगा हतक, अवंती जिसका कैपिटल हो जाएगा उज्जैन और कोसल सरवस्ती, तो ये सरयू नदी के किनारे जो है वो था, बिल्कुल। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 4 जो है वो सही है, तो सिर्फ दो ऑप्शन सही है, 1 और 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप बाई विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन लाहौर। तो लाहौर में इसकी शुरुआत की गई थी, दैट्स द राइट आंसर। अशोक के इंस्क्रिप्शन में अगर हम प्रादेशिका, राजुका और युक्ता के बारे में देखें तो ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे, राइट। सो दैट्स द राइट आंसर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करें तो कांग्रेस जो है वो डिक्लेयर किया था अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल द लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल शांति के साथ हम स्वराज को अटेंड करना चाहेंगे, सो दैट वाज द गोल। और इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेजेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, जैसे सिविल डिसीडेंस करेंगे, फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे, और नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्वराज होगा। और अगर स्वराज 1 साल में नहीं आया तो फिर हम रिप्रेशन करेंगे। सो ऑप्शन 1 और 2 इज़ बोथ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, दैट इज़ द कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज। ज्योग्राफी सेक्शन में हम इंटर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो नाटो के मेंबर हैं। तो नाटो के टोटल 32 मेंबर्स हैं। रिसेंटली फिनलैंड एंड स्वीडन आया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, सर्बिया नहीं है, स्वीडन है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे 4 कंट्री जो हैं वो नाटो के मेंबर्स हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। सो दिस इज़ द राइट आंसर, ओनली 4। इसमें बता रहा है कि जो एंडिस माउंटेन है वो इनमें से कौन से कंट्रीज़ को पास करता है। तो अगर हम साउथ अमेरिका का मैप देखें तो सबसे पहले वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे कंस्टिट्यूट करता है एंडिस माउंटेन। तो इसमें हम देख सकते हैं बोलिविया, बिल्कुल बोलिविया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील नहीं है, पराग्वे नहीं है, बिल्कुल पराग्वे और ब्राज़ील बिल्कुल वेस्ट साइड में है, तो कहाँ से हो सकता, सॉरी ईस्ट साइड में है, तो कहाँ से हो सकता है। सो ओनली 4, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला इज़ द राइट आंसर। इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन जो है वो इक्वेटर से पास करता है। तो सबसे पहले अगर हम लेक तंगनाइका के बारे में देखें तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, तंजानिया वाला एरिया है, वहाँ से ये पास करता है। तो अगर इसके थोड़े से ऊपर हम देखें केन्या वाला एरिया, तो वहाँ से इक्वेटर पास करता है। तो अगर मैप को हम ध्यान से देखें तो ये जो है पास नहीं करता, ठीक है। लेक तोनले साप, ये कंबोडिया से तो पास ही नहीं करता इक्वेटर, गलत। पतोस लगून ब्राज़ील से पास करता है इक्वेटर, बट पतोस लगून अगर हम देखें मैप में तो यहाँ से पास नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। अगर यहाँ पे लेक विक्टोरिया होता तो बिल्कुल ये इक्वेटर से पास करता है लेक विक्टोरिया, तो ये हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है लेक विक्टोरिया, केन्या और तंजानिया के आसपास लेक विक्टोरिया। टर्मरिक के बारे में दिया गया है कि 2022 से 23 में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टर्मरिक का, बिल्कुल था। मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, बिल्कुल।
और मेजर एरिया प्रोड्यूसिंग है वो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। तीनों के तीनों सही। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसको प्रपोज किया था, और इसमें दिया हुआ है कि द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। बिल्कुल, अगर हम ध्यान से मैप को देखें तो ब्राज़ील कोस्ट का जो एरिया है वो वेस्टर्न अफ्रीका में बिल्कुल फिट बैठता है, जिसको हम जिग्सॉ फिट पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो गोल्ड डिपॉजिट है घाना का वो ब्राज़ील प्लेटू से बिल्कुल सिमिलर है। और अगर हम देखा जाए तो जो भी मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है अफ्रीका में, अफ्रीका के जो वेस्टर्न पार्ट है वो साउथ अमेरिका के जो ईस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील वाला प्लेटू वहाँ पे भी पाया जाता है। तो मिनरल्स वाला पैटर्न जो है इसको सेम है। गोंडवाना सिस्टम इंडिया के बारे में बात करें तो अगर हम पूरे लैंड मास के बारे में बात करें तो 6 डिफरेंट लैंड मासेस जो है उसके काउंटर पार्ट जैसे लगते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। एंड जो भी सेडिमेंट्स पाया जाता है वो सिमिलरिटी है उस सेडिमेंट्स का जो भी 6 डिफरेंट लैंड मासेज हैं उनके साथ। तो ये मिनरल्स वाला ही कंसेप्ट है। सो 1 2 3 बोथ आर ऑल आर ट्रू। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफेयर इज़ मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। बिल्कुल, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, टेम्परेट एरिया है, वहाँ पे डस्ट धूल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ड्राई विंड होते हैं और बारिश भी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एरिया। तो जिसकी वजह से पेड़ भी बहुत कम है, राइट, क्योंकि इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट्स हैं वो सिर्फ इक्वेटर के आसपास पाया जाता है। तो डस्ट पार्टिकल तो ज़्यादा होते हैं, दैट्स करेक्ट थिंग। स्टेटमेंट 2 है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। नहीं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में मोर ड्राई विंड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखी हवाएं चलती हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ये गलत बात है, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें है स्टेटमेंट की जनवरी में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें आइसोथर्म वो इक्वेटर की तरफ बेंड होता है जब वो लैंड मास क्रॉस करता है, और ये पोल वर्ड की तरफ शिफ्ट होता है जब ये ओशंस को पार करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम आइसोथर्म के बारे में बात करें तो ये इक्वल टेम्परेचर से डिनोट करता है। तो ये किस तरह से बेंड करता है अगर हम देखें तो जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो यूजुअली कम होता है, ठीक है, लेकिन जो सी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो इसके वजह से जितने भी जो आइसोथर्म्स होते हैं वो यहाँ पे इक्वेटर की तरफ बेंड हो जाते हैं लैंड मास को क्रॉस करके, और ओशंस की तरफ बेंड हो जाते हैं पोल को यहाँ पे क्रॉस करके। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। जनवरी में जो पानी है ओशंस का वो यहाँ पे वार्मर होता है लैंड मास के कंपेयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बिल्कुल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा ही होता है, ये भी सही है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 के बारे में देखेंगे तो ये जो है ये इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स के बारे में बात करता है कि किस तरह से रॉक्स के ऊपर पानी का प्रभाव है। तो चॉक जो होता है वो परमिएबल रॉक होता है, बिल्कुल होता है, और क्ले जो होता है वो इम्परमिएबल रॉक होता है। तो पानी इसमें रिस नहीं पाता, और जो चॉक होता है उसमें रिस पाता है। चॉक जो होता है पोरस होता है, इसीलिए एब्जॉर्व कर लेता है वाटर, पानी रिसता है इसमें। लेकिन क्ले जो है वो पोरस नहीं होता, इसलिए चिकनी मिट्टी होती है ये। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और दोनों जो हैं वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 है कि विदाउट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बिना हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा होता? तो बिल्कुल ठंडा होता, पूरा ठंडा होता। अगर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो पूरा जो है हमारा पृथ्वी वो पूरा ठंडा होता, -0 में टेम्परेचर रहता। तो जो हीट एब्जॉर्व होता है वो कौन करता है? तो भाई एटमॉस्फेयर करता है, और इसी से जो हमारा प्लैनेट्स का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। बिल्कुल सही बात है। जो एटमॉस्फेयर के गैसेस होते हैं जैसे CO2 वो बहुत अच्छे होते हैं, एब्जॉर्विंग पावर कैपेसिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और ट्रैप करते हैं रेडिएशन को। बिल्कुल जो हम शॉर्ट टर्म टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, तो वो उसका कंसेप्ट है। तो तीनों यहाँ पे सही है, 1 2 3 इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली बोवाइन एनिमल के था, उनके प्रोडक्शन जो भी इंडिजिनस बोवाइन एनिमल्स हैं, ठीक है, बोवाइन एनिमल्स इंडिजिनस जैसे काउज, बुफेलोज एट्सेट्रा। तो इनके जो प्रोडक्टिविटी है इसको बढ़ाने के लिए है कि इसका जो किस तरह से हम
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, उनका दूध जो है वो बढ़ाएं, उनका ध्यान रखें साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में। तो बिल्कुल अगर हम ये काम करेंगे तो अपलिफ्टमेंट होगा रूरल पुअर का, ठीक है। और इससे जो है लोगों में आमदनी बढ़ेगी, और ख़ासकर इंडिजिनस एनिमल से रिलेटेड ये है, तो ये सही है स्टेटमेंट। और ये शुरुआत किया गया था टू प्रमोट द इंडिजिनस कैटल एंड बुफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो जो भी इंडिजिनस कैटल है, बुफेलो है, जो भी बोवाइन एनिमल है, उसका यहाँ पे रियरिंग हो, कंजर्वेशन हो, तो बोथ 1 और 2 सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट। वो है स्टडी इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशंस। बिल्कुल। तो अगर हम सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, 5% लगभग होता है ग्लोबल कार्बन एमिशंस। इसीलिए अगर रिसेंटली हम देखा तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन करने की बात चल रही थी। तो अगर हम इसका प्रोडक्शन प्रोसेस देखें तो सीमेंट जो होता है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हीट से पास कराया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी गर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो बताया गया है। और फिर स्टेटमेंट 2 है कि सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्सड विथ लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो सिलिका भी ऐड किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये जो है ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई ये जो प्रोसेस है लाइमस्टोन बनने का, टूटने का, या फिर सीमेंट बनने का, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, तो ये इसी से रिलेटेड है। इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट, लेकिन ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। कौन वाला? तो भाई स्टेटमेंट 3 जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये प्रोसेस को बताता है कि किस तरह से कार्बन उत्सर्जन होता है अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें या सीमेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करें, राइट। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे COP28 के बारे में है, ठीक है। 28 कॉप, इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो साइन नहीं किया था डिक्लेरेशन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट। बिल्कुल इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया था। इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया ने बोला कि भाई ये जो सेक्टर है हेल्थ सेक्टर वो बहुत हाईली डीकार्बनाइज्ड है, क्योंकि हमारे गांव में जो है वो उतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, उतना रिजिलियंस नहीं है, तो हमारा हेल्थ केयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कार्बन एमिशन रिडक्शन का, तो हेल्थ केयर में हमारे ग्रामीण एरिया में अगर इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें मैंडेटरीली तो ये फिर प्रॉब्लम हो सकता है। हम डीकार्बनाइज नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से हेल्थ सेक्टर इन आवर रूरल एरिया। तो इस तरह की बात हुई थी। स्टेटमेंट 2 है कि COP28 डिक्लेरेशन जो था वो बाइंडिंग डिक्लेरेशन था एंड मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपको डीकार्बनाइज करना हेल्थ सेक्टर, बिल्कुल बाइंडिंग था। और इंडिया ने बोला कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो डीकार्बनाइज्ड है और रिजिलियंस जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया, तो बिल्कुल। सो दैट्स वाई 32 का हो जाएगा। बोथ 2 और 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, इसमें है कि साइंटिफिक स्टडी बताता है कि अर्थ का जो रोटेशन है उसके एक्सिस के ऊपर उसमें एक शिफ्ट जो है वो हुआ है, ठीक है। तो क्या ये शिफ्ट सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस की वजह से हुआ है? जो सूर्य है उसके अंदर से निकलता है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, और सोलर फ्लेयर, तो क्या उसके वजह से जो अर्थ का रोटेशन है उसके पैटर्न में बदलाव पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस रिगार्डिंग दिस। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि अर्थ का जो पोलर आइस अगर मेल्ट होगा तो ये जो पानी है पिघल के कहाँ जाएगा भाई? तो इक्वेटर के पास जाएगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, ये ऐसा हो सकता है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, ये सही नहीं है, और ये सही है स्टेटमेंट 3। सो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3, आई एम सॉरी, इसका आंसर होगा कि स्टेटमेंट only one of the statement 2 and 3 are correct and that explain the statement 1। बिल्कुल ये होगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन अगर हम फ़र्क पड़ेगा तो ये स्टेटमेंट 3 से ही हो सकता है। अगर अर्थ का पोलर आइस मेल्ट होगा तो वाटर अगर जो इक्वेटर के पास जाएगा तो इससे ये जो है अर्थ का रोटेशन पे असर पड़ेगा। ये साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे अर्थ रोटेशन और सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन से कोई मतलब है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। इसका आंसर होगा C।
आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहता है क्योंकि ये मार्केट कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करता है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपने खुद के एक एनडीसीज गोल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, और ये मार्केट और नॉन मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर बेस्ड होगा। और जो मार्केट मैकेनिज़्म में कार्बन ट्रेडिंग होगा, और नॉन मार्केट में जैसे कि वो टेक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, जिससे जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिडक्शन हो सके। सो आर्टिकल 6 जो है वो बिल्कुल बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 6 जो है वो बात करता है कि कार्बन मार्केट्स के बारे में बात करें तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 6 में नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गोल्स है, उसमें मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज़्म के बारे में बात होती है, जिसमें मार्केट मैकेनिज़्म में कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात होती है। तो ये जो है मार्केट मैकेनिज़्म का कंपोनेंट है, जिसमें आप कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो। नॉन मार्केट में आपको किस तरह से टेक्निकल ट्रांसफ़र करना है या कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, तो वो सब नॉन मार्केट कार्बन मार्केट्स में आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 6 जो है वो क्या बात करती है, इंटर कंट्री को प्रमोट करने में नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच द क्लाइमेट टारगेट। तो हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 6 जो है वो यहाँ पे प्रमोट करती है कि इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज़ को हम प्रमोट करें, क्योंकि अगर नॉन मार्केट इंटर कंट्री स्ट्रेटजीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं तो तभी तो टेक ट्रांसफ़र हो रहा है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, और वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास, और डेवलपिंग कंट्रीज़ वल्नरेबल हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे बचाया जा जाए, तो ये टेक ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो होगा। तो ये जो है नॉन मार्केट स्ट्रेटजी में है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, एंड इसका आंसर होगा ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है उन्होंने लॉन्च किया था नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लॉन्च किया था, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम देखते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर से आप क्या समझते हैं। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में यही होता है कि आप एटमॉस्फेयर से जो है वो पूरी तरह से एयर को कैप्चर करते हैं, और एयर कैप्चर के साथ साथ आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, ताकि जो हमारे वातावरण में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम हो सके। सो इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बिल्कुल। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल इट कैन बी, अगर कैन भी है यहाँ पे तो बिल्कुल हो सकता है। एविएशन सेक्टर में इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल, बिल्कुल अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के अगर कोई फ्यूल बनाना चाहते हैं तो ये जो है पॉसिबल है विद दिस डायरेक्ट एयर कैप्चर, क्योंकि इसका मेन पर्पज़ है वो है यहाँ पे CO2 गैस को यहाँ पे कैप्चर करना फ्रॉम द एटमोसफेयर। सो 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में हम देखते हैं, ये पीकॉक तरंतुला के बारे में है, जिसको गूटी तरंतुला भी बोलते हैं। तो क्या ये ऑमनीवोरस क्रस्टेशियन है? नहीं, ऑमनीवोरस नहीं है, ये कार्निवोरस है। तो ये स्टेटमेंट गलत। इट्स नेचुरल हैबिटाट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज़। हाँ, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे इसका लिमिटेड एरिया है, बाहर में नहीं पाए जाते हैं कहीं विदेश में। तो ये सही बात है। इन इट्स नेचुरल हैबिटाट इट इज़ एन अर्बोरियल स्पीसीज। अर्बोरियल मतलब जो पेड़ पे रहने वाले जीव होते हैं। तो इसके नेचुरल हैबिटाट में अगर हम देखें तो बिल्कुल ये अर्बोरियल स्पीसीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज़ अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। तो इंडिया का जो CO2 एमिशन है ये क्या 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा है। तो पर कैपिटा एमिशन इंडिया का बिल्कुल ही कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 0.5 टन है। अगर हम देखें तो 2 मेट्रिक टन है। उससे कंपेयर में US सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करता है, जो कि 14 मेट्रिक टन है। रशिया जो है वो 13 मेट्रिक टन, चाइना जो है 8 मेट्रिक टन। तो इन सारे देशों के कंपेयर में हमारा जो पर कैपिटा एमिशंस है वो काफ़ी कम है। पर कैपिटा एमिशंस डिफरेंट कंसेप्ट होता है, ओवरऑल एमिशंस डिफरेंट कंसेप्ट होता है। पर कैपिटा मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से प्रत्येक लोग कितना ज़्यादा कार्बन जो है वो एमिट कर रहा है। तो एशिया पैसिफिक में हमारा रैंक सेकंड है। बिल्कुल एशिया पैसिफिक में हमारा रैंक सेकंड है। चाइना जो है वो यहाँ पे फर्स्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में। पूरे वर्ल्ड में US एक नंबर पे है, रशिया है, चाइना है, इस तरह से है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हीट प्रोड्यूसर्स करने के लिए जो है वही तो CO2 के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे ये जो है ये गलत है, ये सही है, ये सही है। सो ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में जाते हैं हम।
39 बता रहा है कि यहाँ पे प्लांट है और उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है। तो कसावा क्या एक वुडी श्रब है? बिल्कुल। जिंजर हर्ब विथ स्यूडो स्टेम है, हाँ स्टेम होता है जिंजर में, और इस एक हर्ब के रूप में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में। तो हर्ब जो होता है वो पत्तियाँ वाला पेड़ होता है, छोटा होता है श्रब से। ये जो होता है ये बुशेस होते हैं झाड़िया टाइप में, और ये बड़े होते हैं, इसमें थोड़ा सा वुडी होता है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा होता है श्रब। तो जिंजर जो है वो ये हर्ब है। स्यूडोस्टीम बिल्कुल सही बात है। मालाबार स्पेनक ये क्लाइंबर है, ये ऐसे चढ़ने वाला पेड़ है, मालाबार स्पेनच। और मिंट जो है ये एनुअल्सन नहीं, मिंट तो एक हर्ब है, तो यहाँ पे श्रब तो होने का कोई संभावना ही नहीं है। पपाया जो है क्या ये एक वुडी श्रब है? नहीं, ये तो ट्री है। सो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये सही है, 1 2 3 सही है। 39 में ओनली 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखें तो विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन द प्रोड्यूस बाय ओशियंस। नहीं, ओशियंस 50% दुनिया का जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये गलत बात है। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल ओशियंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेंट, ये पढ़ने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 को अगर गलत कर दिया तो ये तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स के बारे में है। साइंस में हम इंटर करते हैं अब। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यूल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या ये अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल के रूप में काम कर सकते हैं? हाँ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल? हाँ। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल? हाँ। तीनों सही है आंसर। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में है कि ये क्या हर तरह के यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं? नहीं, हर तरह के नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं वर्टिकल लैंडिंग। यूएवी जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें यहाँ पे कोई लोग जो है ऑपरेट नहीं करते हैं, रिमोटली ऑपरेट होता है। और ड्रोन्स वगैरह जो हमने आजकल देख रहे हैं तो वो सब यूएवी जैसा एग्जांपल है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। नहीं, ऑल टाइप ऑटोमेटेड होवरिंग नहीं कर सकता, कुछ करते हैं। ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन यूज़ बैटरी ओनली एज सोर्स। नहीं, बैटरी नहीं, बैटरी के साथ साथ सोलर, हाइड्रोजन फ्यूल, बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं आजकल पावर सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पे तीनों गलत है, क्योंकि ऑल टाइप आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के बारे में है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में यहाँ पे कैथोड बैटरी क्या होता है। सबसे पहले तो हम कैथोड के बारे में समझेंगे। तो ये जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और कैथोड में हम कोबाल्ट का यूज कर सकते हैं, लिथियम का यूज कर सकते हैं, निकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफाइट का यूज़ एनोड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 3 आर करेक्ट, जो कि 1 3 एंड 4 है। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम मूव करते हैं। ये बता रहा है कि सिगरेट बट है, आई ग्लास लेंस है, कार टायर्स है, क्या इसमें कौन प्लास्टिक से बना हुआ है? तो सिगरेट बट भी है, तीनों है, प्लास्टिक कहीं ना कहीं इनमें होता है। कार टायर्स में भी प्लास्टिक्स होते हैं, जो हमारे आई ग्लास लेंस होते हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है। यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन मेथड के बारे में बात किया जा रहा है। तो कोल गैसिफिकेशन मेथड में यही होता है कि कोल को हम डायरेक्टली जो है जलाते हैं और फिर सिन गैस बनाते हैं। सिन गैस मतलब वही हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्पोजिशन। तो इनमें से ये जो दिए हुए हैं सब्सटेंस, तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या यूज किया जा सकता है इनमें से? तो हाँ बिल्कुल, इथेनॉल में किया जा सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन में भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों में किया जा सकता है। डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली तीनों में कोल गैसिफिकेशन मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। यूरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे हैबर बोश प्रोसेस का यूज़ होता है, जिससे हम सिन गैस बनाते हैं। और उसी तरह से नाइट्रोग्लिसरीन में भी हम इनडायरेक्टली कोल गैसिफिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं सिन गैस बनाने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि केमिकल सब्सटेंस CL20, HMX, LLM 105, ये सब अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है हाई एनर्जी फ्यूल से रिलेटेड है। ये खासकर जो भी यहाँ पे मिसाइल्स होते हैं उसका यहाँ पे फ्यूल के बारे में बात करें तो बहुत ही हाई एनर्जी फ्यूल्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, CL20, HMX, LLM 105। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 है मेजोराना 1 चिप के बारे में। तो बिल्कुल, मेजोराना 1 चिप रिसेंटली न्यूज़ में था, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। और मेजोराना 1 जो है ये
अमेजन वेब सर्विस ने किया था? नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग का ही कंपोनेंट है डीप लर्निंग। तो यहाँ पे ये जो है गलत है, ये सही है, ये सही है। सो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, इसके बारे में आपको बताना है। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो मिमिक्स करते हैं नेचुरल एंटीबॉडीज़ के जैसे ही, हमारे बॉडी में जो नेचुरल एंटीबॉडी हैं उसी के जैसा ये रेप्लिकेट करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो क्या ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं? बिल्कुल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो मैन मेड होता है। स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन, हाँ इसका काम ही यही होता है। दे आर यूज टू ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शंस दैट ऑफ निपा वायरस, निपा हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब वायरल में यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखें। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, नहीं ओशन वाटर में तो वायरस होते हैं, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरियोफेज एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को, तो ये भी यहाँ पे गलत बात है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, नहीं ये कर सकता है, वायरस जो हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। तो यहाँ पे तीनों जो है मुझे गलत लग रहा है, नन होगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये एक अट्रैक्टिव टूल होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे, अगर आप फेस वॉश यूज़ करते होंगे तो उसमें रहता है कि एक्टिवेटेड कार्बन कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों भाई? तो धूप धूल में अगर आप चलेंगे तो आपके फेस से जितने सारे जो गर्दा हैं, धूल हैं, वो आपको एब्जॉर्व कर लेगा। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या ये एक अट्रैक्टिव टूल है पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पे रिमूव करने के लिए, खासकर जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कॉन्टेमिनेंट्स के रूप में? तो बिल्कुल ये है। स्टेटमेंट 2 है कि एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एड्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स, हाँ क्योंकि एरिया जो है इसका बढ़ा देता है, जिसके वजह से जो एड्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ होता है और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगता है। एक्टिवेटेड कार्बन कैन ईजिली बी सिंथेसाइज फ्रॉम इन्वायरमेंट वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, हाँ अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भाई ये बनता कैसे है एक्टिवेटेड कार्बन? तो ये इसी तरह से बनता है, सिंथेसाइज किया जाता है इन्वायरमेंट वेस्ट को, जितने भी इन्वायरमेंट में वेस्ट हैं उसको यहाँ पे सिंथेसाइज किया जा सकता है और कार्बन कंटेंट को यूज़ करके इसको यहाँ पे बनाया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोडक्शन मेथड ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट 1 में ये पूछ रहा है कि ये इसका काम है अट्रैक्टिव टूल और जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसीलिए एब्जॉर्ब करके पॉल्यूटेंट को रिमूव करता है। इसलिए इसका आंसर होगा कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। कौन इसमें से? तो भाई स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 3 तो इंडिपेंडेंट है, हालांकि ये सही है क्योंकि ये प्रोडक्शन मेथड एक्टिवेटेड कार्बन का ऐसे ही बनता है। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पॉलिटी में आते हैं हम। एक ऑर्डिनेंस जो होता है क्या वो अमेंड कर सकता है कोई भी सेंट्रल एक्ट को? बिल्कुल, स्टेट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो उसी के लिए बनता है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया जा सके। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर जो पार्लियामेंट है फंक्शन में नहीं होता है तभी जो है राष्ट्रपति उसका यूज़ करते हैं ऑर्डिनेंस का, और कोई भी इम्पोर्टेंट अगर आपको बिल पास करवाना है या फिर कोई भी चीज़ जल्दी में करना है तो ऑर्डिनेंस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये अमेंड कर सकता है कोई भी सेंट्रल एक्ट को, ये बात सही है। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज फंडामेंटल राइट, नहीं ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट जो है वो कोई कानून नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे, राइट। स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट कैन अब्रिज द फंडामेंटल राइट, तो ये गलत है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, बिल्कुल बैक डेट में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अगर आप जानते हैं कि ऑप्शन 2 गलत है तो सीधे एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करिए 1 and 3 राइट। हालांकि फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट, दैट्स ट्रू स्टेटमेंट। अरुणाचल प्रदेश के बारे में है कि अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज़ नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क। ये तो बात सही है कि स्टेट का 2 नेशनल पार्क है, नामदफा है नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी बोला जाता था और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो बताता है कि ये फोर्ट है, तो इसलिए मैं इसको गलत मानता हूँ।
नागालैंड जो है वो बोलता है कि नागालैंड जो है वो आया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो है वो बनाया था नागालैंड को, और फिर 1963 में नागालैंड एज अ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। त्रिपुरा के बारे में देखा जाए तो पार्ट सी में था इनिशियली, और फिर बाद में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, तो इसको एक फुल फ्लेज स्टेट का यहाँ पे दर्जा मिला। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें मुझे डाउट है, बट मुझे लगता है कि ये फोर्ट के नाम से नहीं है, हालांकि आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं दो ही मानूंगा, ओनली टू, जो कि ये सही है मान रहा हूँ, ये सही मान रहा हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल ये क्वेश्चन नंबर 53 में है कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। तो इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वेर एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 263 जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बाकी यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई जिक्र नहीं है, जोनल काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। सो ओनली वन इज राइट आंसर। 54 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट इन हिज और हर ऑन डिस्क्रिशन। नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं है। आर्टिकल 163 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेंशन कि गवर्नर हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर को बुलाना, उसको अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट रूल जो है उसके लिए आप प्रेसिडेंट गवर्नर जो है प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में इम्पोज करना है तो उसके लिए सजेशन दे सकता है। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर, तो इसको मैं गलत मानूंगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ऑन रिजर्व अ बिल passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। नहीं, प्रेसिडेंट ये काम नहीं करता, राइट। प्रेसिडेंट अगर करेगा तो आपको डायरेक्ट जो है पहले गवर्नर से उसको कंसेंट चाहिए, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर काम करेगा। तो ये डायरेक्टली जो है स्टेट लेजिस्लेचर से प्रेसिडेंट को कैसे जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 दोनों देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है। डायरेक्टली नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, यहाँ पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कोई डिस्क्रिशनरी पावर, तो नाइदर वन नॉट टू इज़ द आंसर। 55 में अगर हम देखें तो कुछ प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मेंशन है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 में ये मेंशन है, डीपीएसपी में, बिल्कुल सही बात। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A(F) में ये इसका बात है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रेन, ये आपका आर्टिकल 24 ऑफ द फंडामेंटल राइट में इसके बारे में मेंशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे मेंशन है। तो तीनों सही है, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 में। क्वेश्चन 56 में है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट लूज़ कर देगा अपना एग्जीक्यूटिव पावर और उस तरह के एरिया में, और फिर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट लूज़ नहीं करता है अपना एग्जीक्यूटिव पावर 5th शेड्यूल एरिया में। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। बिल्कुल, अगर हम 5th शेड्यूल एरिया के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है शेड्यूल एरिया, और जो भी एरिया है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो ये गलत बात है कि स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, नहीं। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 57 अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन मिनिस्ट्री, किससे ये रिलेटेड है। तो नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। द कोयर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME से रिलेटेड है। और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो तीनों जो है वो सही मिलान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। तो इसमें दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए रेटिफिकेशन चाहिए होता है लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट,
रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेंट। तो इनमें से कौन सा प्रोविजन, तो जब भी हम देखें तो जो मेजर अमेंडमेंट होता है हमारे देश में, उसमें जैसे इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे तो दिया ही यहाँ है यूनियन लिस्ट और 7th शेड्यूल हुआ, बिल्कुल इसमें आपको रेटिफिकेशन चाहिए। एग्जीक्यूटिव का जो एक्सटेंट है, जो कंट्रोल है स्टेट में, वो अगर आपको चेंज करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए आपको रेटिफिकेशन चाहिए बाई हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस के लिए कोई रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। सो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, इसलिए 1 and 2 आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। बिल्कुल आर्टिकल 361 बोलता है कि कोई भी गवर्नर किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है अगर वो कोई भी अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। उसी तरह से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं होगा अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी सही बात है, आर्टिकल 361 ये भी बोलती है। और फिर ये मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनी थिंग सेड विद इन हाउस। अगर कोई भी एमएलए है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ बोलता है तो वो उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा कोर्ट में अगर वो हाउस में बोलता है। आर्टिकल 194 में ये मेंशन है। तो 1 2 3 सही। ये दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज। तो इसमें दिया क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी इन आवर कंट्री। तो अगर हम रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी कभी भी प्रोडक्शन नहीं करता, रिफाइनिंग करता, स्टोरेज करता, डिस्ट्रीब्यूशन करता, मार्केटिंग करता, सेल करता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जिसमें उसने बना रखा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये सब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे ये दोनों को मैं मानूंगा। ओनली 2 इज़ द राइट फॉर द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC काफ़ी न्यूज़ में था, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के रूप में, जो कि यहाँ पे रशिया से डायरेक्ट इंडिया कनेक्ट करेगा वाया सेंट्रल एशिया एंड ईरान। सो दैट्स द राइट आंसर। स्टेटमेंट दिया हुआ है, वन ऑफ द 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड US। एज वी ऑल नो, इथेनॉल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस US करता है, उसके बाद ब्राज़ील करता है, ठीक है, ADFC एनर्जी के मुताबिक। तो ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, ये राइट स्टेटमेंट नहीं है। US में सबसे ज़्यादा कॉर्न से होता है प्रोडक्शन, जो फीड स्टॉक होता है इथेनॉल प्रोडक्शन, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन बहुत सारे मेथड हैं, 1G मेथड, 2G मेथड, 3G मेथड, 4G मेथड। तो मेनली जो है कॉर्न से US प्रोड्यूस करता है, जबकि शुगर केन का यूज़ करता है ब्राज़ील। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर केन से ही इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो हम राइट आंसर देखेंगे वो देखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि US सबसे ज़्यादा इथेनॉल का प्रोड्यूसर है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट क्योंकि हाँ, ब्राज़ील जो है वो शुगर केन का यूज़ करता है। World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जो कि हवा में हम अचीव कर सकते हैं थ्रू एवापोरेशन ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, जिससे नीचे जाना फिर संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम गर्मियों में देखें तो एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन की वजह से थोड़ा सा ठंडक आता है। तो अगर ये एवापोरेशन प्रोसेस कंटिन्यू है और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डिप हो रहा है, तो वो कितना हद तक डिप हो सकता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि 35 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे टेम्परेचर अचीव हो रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये क्यों हो रहा है भाई? तो इसके वजह से, ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बट इसके वजह से क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा? तो पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। और अगर ये होगा तो सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड।
है ना। सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। कंट्री का फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़ है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट 50,000 करोड़ है। इसका 10,000 जो है वो नॉन डेट से आ रहा है, तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा भाई, तो 60,000 हो जाएगा। और फिर जो है इसका जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो है 1500 करोड़, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट अगर हम 7,000 रखेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 1500 कर रहे हैं, तो इसको माइनस करके आप ला सकते हैं 58,500 करोड़ रुपया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू सेक्रेटरी के लेवल का है। एनीवे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन आर करेक्ट। So it has recommended grant of 4,800 crore from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing state to enhance the educational outcome। बिल्कुल, एजुकेशनल आउटकम्स को बढ़ाने के लिए 4800 करोड़ का यहाँ पे ग्रांट हुआ था, सही बात है। 45% नेट प्रोसीड जो है वो यूनियन टैक्सेस वो स्टेट के साथ शेयर करेगा, हाँ। 45,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के रूप में रखा जाएगा स्टेट्स के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करे, बिल्कुल। इट री इंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड द फिजिकल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया के रूप में। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, बट आई डोंट नो वाई ऑप्शंस आर हियर लिटिल बिट। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। IBRD से रिलेटेड क्वेश्चन है। IBRD वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सो ये लोन प्रोवाइड करती है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, बिल्कुल करती है IBRD। सिंगल हैंडेडली काम करती है, नहीं, वर्ल्ड बैंक के साथ IDA भी काम करता है और टुगेदर जो है वो IBRD, तो ये गलत है। इट वॉज एस्टैब्लिश टू हेल्प द यूरोप रिबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, बिल्कुल 1945-44 के राउंड जो है IBRD बना था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। सो ऑप्शन 1 and 3 ओनली सही, क्योंकि ये जो है सिंगल हैंडेडली काम नहीं करती। RTGS और NEFT के बाद में RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नाम ही है भाई रियल टाइम, है ना। सो द सेटलमेंट टाइम इज़ इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल। while in the case of NEFT it takes some time to settle payment। NEFT का जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो ट्रांचेज में होता है, 30-30 मिनट के इंटरवल पे, ठीक है। अगर मान लें आप 12:10 में कोई कर रहा है और कोई बंदा 12:25 में कर रहा है, तो दोनों का यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो 12:30 में होगा, तो इसलिए टाइम लगे थोड़ा, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। RTGS में कस्टमर को यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है इनवर्ड ट्रांजेक्शन, हाँ। अगर आप 2 से 5 लाख के बीच RTGS कर रहे हैं तो 25 रुपये जो है वो कटता है, और अगर 5 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं तो 50 रुपये कटता है, जबकि NEFT में ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रेस्ट्रिक्टेड, नहीं, RTGS हर टाइम काम करता है, वाइल दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर NEFT, नहीं, NEFT भी हर टाइम काम करता है 24/7, सो रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है भाई। 1-2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 में हम देखेंगे कि हाउ मेनी कंट्रीज अमॉन्ग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर UPI आर एक्सेप्टेड। तो UPI अगर हम देखा जाए तो हमने देखा था ना, नेपाल में, UAE में, सिंगापुर में, फ्रांस में, मालदीव्स में, ये सब में अप्रूव हुआ था। तो UAE में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में कहाँ से हुआ, नहीं, सिंगापुर में हुआ था, सिर्फ बांग्लादेश में भी नहीं हुआ है, सो सिर्फ 3 कंट्री में हुआ है। PM सूर्य घर बिजली योजना, है ना, PM सूर्य घर बिजली योजना, यहाँ पे 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, राइट। सो इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ रूफटॉप पैनल इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी aims to impart the training on installation, operation, maintenance, repair of the solar rooftop system at grassroots level, हाँ। It aims to create more than 3 lakh skilled manpower, बिल्कुल, तीनों सही। Sedition has become my religion,
ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था जब उनका सॉल्ट लॉ, जब डांडी मार्च कर रहे थे, सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था डांडी यात्रा पे, और फिर नमक जो है वो इंडिया में पहली बार खुद से बनाने की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, उन्होंने ये नारा दिया था, क्योंकि यहाँ पे सेडिशियस चार्ज लग जाते थे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। बड़ा ही दयनीय स्थिति था, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। ओके, डांसिंग गर्ल जो है उसके बारे में है, मोहनजोदारो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, राइट। लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड किया था? कुछ लोग अरेस्ट हुए थे आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उसके लिए केस लड़ा गया था। मदन मोहन मालवीय और कृष्णा कांत ने यहाँ पे लड़ा था, दैट्स द राइट आंसर। Subsequent to which of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijans in the political and social program? तो हरिजन्स का अपलिफ्टमेंट के लिए पूना पैक्ट जो साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, उसके बाद ही गांधी जी ने यहाँ पे शुरू कर दिया था ये। आगे बढ़ते हैं, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, पोर्तुगीज़ ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? तो पपाया किया, पाइनएप्पल भी किया, गुआवा भी किया, कैशू भी किया, टोबैको भी किया, तो ये सब कुछ किया। ऑल थ्री इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टाइम जोन के बारे में। 4 से ज़्यादा किसका टाइम जोन है? सबसे ज़्यादा किसका टाइम जोन है पता है? फ्रांस का, पूरी दुनिया में 12 टाइम जोन। उसके बाद रशिया का, उसके बाद यूएस का, रशिया का भी 11। देखो रशिया और यूएस एकदम बराबरी पर आता है हर चीज़ में, टक्कर करते हैं दोनों का 11-11 है एकदम। यूके का 9 टाइम जोन है, डेनमार्क का 5, न्यूजीलैंड का भी 5, ऑस्ट्रेलिया का 9, ब्राज़ील का 4, इंडिया का सिर्फ 1। क्यों भाई, बताना आप लोग कमेंट में। तो पांचों का जो है टाइम जोन 4 से ज़्यादा है, देख सकते हो आप, 4 से ज़्यादा सबका है। मोर देन 4, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है। मोर देन 4 मतलब 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा तो 1 2 3 4, 4 लोगों का है ना। आई एम सॉरी, ये होगा आंसर, ओनली 4, क्योंकि ब्राज़ील तो 4 हैं ही, तो मोर देन 4, 4 से ज़्यादा, राइट। चलिए, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था भाई। 77, अनाडेर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का। दोनों अगर आप मैप में देखें तो इस साइड अलास्का है, बीच में इंटरनेशनल टाइम जोन है, ठीक है, और इधर साइड है साइबेरिया जो कि रसिया का पार्ट है। ये यूएस है, ये रशिया है। अगर यहाँ पे आज सपोज़ 25 तारीख है ना, ठीक है, अगर आज 25 तारीख है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी 24 तारीख ही चल रहा होगा, क्योंकि ये पहले होता है, इसके बाद यहाँ पे सुबह होती है। तो यहाँ पे दे रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत फ्यू किलोमीटर्स, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ही दूर हैं, लेकिन जब लोग सुबह में उठते हैं और जब नाश्ते के लिए जाते हैं तो ये 2 डिफरेंट दिन देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, सही बात है। अगर मंडे होता है अनाडर साइबेरिया में, तो क्या ट्यूसडे होता है नोम में? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। अगर मंडे हो रहा है अनाडेर साइबेरिया में, तो यहाँ पे संडे होता है नोम में। सो ये गलत है, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। 78 देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। कंट्री का रिसोर्स रिच बताना। बोत्सवाना में डायमंड होता है, हाँ, सेकंड लार्जेस्ट डायमंड बोत्सवाना में ही पाया गया था। चिले लिथियम रिजर्व है, बिल्कुल, लिथियम ट्रायंगल। इंडोनेशिया निकल के लिए, हाँ, 56% ऑफ द टोटल निकल इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। तो तीनों जो है वो सही है। ये क्वेश्चन अच्छा था। नॉर्मैंडी हम जानते हैं फ्रांस में था, तो इससे आप बना सकते हैं, बट फिर भी। सार्डिनिया इटली में है, मलोर्का जो है स्पेन में है, तो इसमें से तीनों जो है वो गलत है यहाँ पे मैच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में स्टेटमेंट है कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग
फ्लैट टेलीविज़न के स्क्रीन्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। हाँ, कुछ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ होता है, और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट में फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टीज़ होता है, वो चमकाते हैं ना, कि इल्यूमिनेट करते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 आर द स्टेटमेंट फॉर 1। इंडियन रेलवे have prepared a national rail plan to create a future ready railway plan by 2028, नहीं भाई 2030 तक future ready plan इंडियन रेलवे का है proposed। कवच is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany। कवच is an indigenous ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विथ जर्मनी, तो नहीं बट यूरोप से हमने इसको सीखा था, तो इसको हम गलत मानते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी गलत मानते हैं। एंड कवच सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी टैग फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। बिल्कुल, RFID टैग जो है वो यहाँ पर आता है ताकि दो ट्रेन जो है वो आपस में कोलाइड ना करें, दूर से ही एक दूसरे को रिपेल करें। सो ओनली 1 and 2 जो है यहाँ पे नॉट करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी के बारे में अभी रिसेंटली स्पैडक्स PSLV C60 गया, तो यहाँ पे एक लोबिया प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में स्टडी किया गया था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च को प्रमोट किया था, स्पैडक्स न्यूज़ में था। उसी तरह से एक्सियोम 4 जो है वो स्पेस एक्स US 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया, जिसमें हमारा इंडिया का भी एक एस्ट्रोनॉट है, शुक्ला जी हैं हमारे एयरफोर्स के। फिर गगनयान जो है उसमें भी माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च है, सो ऑल 3 आर करेक्ट। एयरक्राफ्ट है भाई, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। हाँ, नेवी इसको यूज़ करती है एज ए मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। IL-76 सोवियत एयरक्राफ्ट है, और ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। कार्गो हैवी ड्यूटीज़ जैसे C-17 ग्लोब मास्टर है ना, उसी तरह से ये भी है। तो C-70 ग्लोब मास्टर US का है, ये सोवियत का है। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल है। सो 1 and 3 आर राइट, ओनली 2 यहाँ पे सही है, 1 and 3 स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे UAE, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो वहाँ कभी कभी आर्टिफिशियल रेन भी करा जाता है। दिल्ली में भी एक बार ट्राई किया गया था शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट। सो पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन से आर्टिकल में जो है वो पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे आर्टिकल 72 चलो हम बता देते हैं। खैर, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। देखो, ये जो आर्टिकल 72 है वो बोलता है कि जो पार्डोनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, वो आर्बिट्रेरी मैलाफाइड एक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट देखे कि उसमें है, तभी जाके जो है जुडिशियल रिव्यू लगा सकता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट पावर होता है। प्रेसिडेंट उसको एक्सरसाइज कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बिना कोई कोर्शन के। तो सुप्रीम कोर्ट्स का यूजुअल इंटरवेंशन नहीं होता, बट सुप्रीम कोर्ट अगर देखे कि ये आर्बिट्रेरी है, मैलाफाइड इंटेंट से किया गया है, तो उसमें जो है जुडिशियल रिव्यू लग सकती है। तो इसको हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैन भी है ना, तो इसको हम मान लेंगे कि हाँ, इट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, पार्डोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट पावर है यहाँ पे प्रेसिडेंट का, तो इसलिए यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 हम देखते हैं। 87 में दिया हुआ है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जब हाउस ऑफ द पीपल डिसॉल्व होता है
तो स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। स्पीकर तुरंत अपने कुर्सी को नहीं छोड़ता जब तक पहला मीटिंग ना हो हाउस ऑफ द पीपल डिसोल्यूशन होने के बाद। ये बिल्कुल सही बात है, स्पीकर जो है अपना कुर्सी नहीं छोड़ता जब तक जो है दूसरे स्पीकर आके ग्रहण ना कर लें, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मीटिंग ना हो जाए जब तक। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर शैल रिज़ाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एमपी है, किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, और वो स्पीकर बन गया, तो वो रिज़ाइन नहीं करेगा अपने पॉलिटिकल पार्टी से। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस डेकोरम ऑफ द चेयर ऑफ स्पीकर, उससे हम ये उम्मीद करेंगे कि वो इम्पार्शियल हो, बिना किसी भेदभाव के जो है डिसीजन ले, अपने पार्टी के भेदभाव में ना रहे और दूसरे पार्टी को भी मौका दे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिज़ाइन नहीं करेगा भाई, ये रहेगा, बना रहेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टी में बना रहेगा और स्पीकर भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सही है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय a resolution of the house of the people passed by the majority of all of then members of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। बिल्कुल, स्पीकर जो है वो रिमूव नहीं होगा जब तक कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता है हाउस ऑफ द पीपल, और वो रेजोल्यूशन पास होगा मेजोरिटी से, और वो मेजोरिटी ऐसा आएगा कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस जो है वो दिया जाना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सो 1 and 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, अगर क्वेश्चन आता है कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू द डिसक्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल, उससे रिलेटेड है। तो क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि भाई एंटी डिफेक्शन हो किसी एमपी का? नहीं, स्पीकर डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं आर्टिकल 102 में, अगर किसी भी तरह का डिसक्वालिफिकेशन होता है मेंबर का, ठीक है, तो वो आर्टिकल 102 के तहत पार्लियामेंट से उसको यहाँ पे हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर। लेकिन अगर हम 10th शेड्यूल के बारे में बात करें तो 10th शेड्यूल में यहाँ पे सोल पावर है था स्पीकर का होता है, ठीक है। सो ये जो है गलत है स्टेटमेंट। देर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, हमारे संविधान में कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन नहीं है। सो इट इज़ करेक्ट, ओनली 2 सही है, 1 जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करें, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। देखो, अगर मिनरल्स माइंस डेवलपमेंट एक्ट रेगुलेशंस 1957 के बारे में बात करें तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, जितने भी मेजर मिनरल्स हैं और माइनर मिनरल्स हैं उससे रिलेटेड उसको नोटिफाई करना, ठीक है, उसके ऊपर कानून बनाना, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए पावर है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके कंसेशंस के लिए, ठीक है, कंसेशन के साथ साथ उसके लीजिंग के लिए, ठीक है, अगर किसी तरह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो यहाँ पे है कि स्टेटमेंट 1 कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन। नहीं, ग्रांट ऑफ कंसेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को है पावर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 है कि इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई द माइनर मिनरल्स अंडर द रेलेवेंट लॉ। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो नोटिफाई करे माइनर मिनरल्स के बारे में अंडर द रेलेवेंट लॉ, एंड जितने भी कंट्रोल है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रहेगा माइनर मिनरल्स से रिलेटेड, जैसे छोटे छोटे मिनरल्स हैं, सैंड हो गया, ये सब, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है रेगुलेट करने का। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये गलत बात है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है भाई कंसेशंस एंड लीजिंग पावर, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होता है कि वो नोटिफाई कर दे कोई भी माइनर मिनरल्स के। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनैक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो यूरोपियन यूनियन ने ये बनाया था नेचर रिस्टोरेशन लॉ क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। उन्होंने बोला था 2030 तक हम शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद 52% ऑफ द रिस्टोरेशन हम कर लेंगे क्लाइमेट चेंज से जो भी हमारा नुकसान हुआ है।
उसके बाद 91 क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि पंचायत एट ऑल इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। नहीं, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल के बारे में अगर हम समझें तो ये होता है पंचायत समिति। सबसे पहले तो पंचायत समिति जो है वो होता है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो ये क्या सारे स्टेट्स में है? नहीं, सारे स्टेट्स में नहीं है। 20 लाख से कम आबादी है वहीं पे ये रेगुलेट होते हैं पंचायत समिति, सारे स्टेट में नहीं है। टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। नहीं, 21 साल चाहिए भाई, 30 ईयर्स नहीं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल and to make recommendation regarding the distribution of net proceeds of taxes, duties leviable by the state between the center and panchayat at the intermediate level। नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं इसके, गवर्नर होते हैं। फाइनेंस कमीशन अगर स्टेट लेवल पे कंस्टिट्यूट करना है तो गवर्नर ये काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है भाई, पंचायत हर जगह नहीं है, तीनों गलत है। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद बीमस्टेक के बारे में, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 मेंबर्स हैं, हाँ 7 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, और जनवरी 2025 तक बिल्कुल। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन। नहीं, ढाका डिक्लेरेशन से नहीं आया था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था। 1999 में आया था। बताना आप लोग 1999 में आया था कि नहीं? 1997 में आया था। ओके, फिर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हाँ बिल्कुल। इन बीमस्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया। नहीं, टूरिज्म जो है वो नेपाल को मिला है। तो ये इसमें सही कौन है? इसमें सही है 1 ओनली। आई एम सॉरी, यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं बिम्स्टेक के, वो आप एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं तो सिर्फ 1 यहाँ पे आ रहा है। अगर हम बिम्स्टेक के फाउंडिंग मेंबर देखें सो आई थिंक आप लोग एक बार चेक कर लेना फाउंडिंग मेंबर्स। मुझे लगता है कि फाउंडिंग मेंबर्स बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। बांग्लादेश था, श्रीलंका था, इंडिया था, थाईलैंड था, नेपाल नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ये सही है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि 1997 में आया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था। ये जो है नेपाल नहीं था फाउंडिंग मेंबर, और यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो यहाँ पे नेपाल को मिला है। अब हम देखेंगे गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। तो गांधी पीस प्राइज़ जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं क्या इसमें? जूरी नहीं होते हैं भाई, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, और 2 एडिशनल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और गांधी पीस प्राइज़ जो है वो मिलता है। सो 2 3 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 हम देखेंगे, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन। तो it uses a system of ground actions to which necessary augmentation to provide necessary augmentation. Which of the following is correct in regard to Gagan system? So it is designed to provide additional accuracy and integrity। बिल्कुल, एक GPS aided system है जिसमें हम accuracy और integrity के बारे में बात करते हैं, ताकि जो भी एविएशन सेक्टर हो या फिर और भी सेक्टर हो उसमें हम करेक्टली यहाँ पे जो है जियो पोजिशनल सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, सो इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। हाँ, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा सिविल एविएशन में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन द एविएशन। नहीं, ओनली तो नहीं भाई, ये अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैरी टाइम सेक्टर हो गया। इसीलिए 1 और 2 इज़ करेक्ट। AI एक्शन प्लान जो कि यहाँ पे पेरिस में हुआ था 2025 में, तो इंडिया ने को चेयर किया था फ्रांस के साथ। एंड ये जो है ब्लेचले पार्क समिट जो कि 2023 में हुआ था, और सियोल समिट हुआ था 2024 में। यहाँ पे ये लंदन में हुआ था ब्लेचले पार्क समिट, और सियोल समिट हुआ था साउथ कोरिया में। तो उससे यहाँ पे एडवांसेस कुछ प्रगति हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, ये हुआ था पेरिस में, और इमैनुअल मैक्रन ने इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी को, तो इसमें हमने यहाँ पे भाग भी लिया था। सो दैट इज़ करेक्ट।
Along with the other country, US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable AI. हाँ बिल्कुल, both 1 and 2 are correct. इंटरनेशनल ईयर के बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर 2026, हाँ. इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रिजिलियंट टूरिज्म 2027, हाँ. इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, नहीं ऐसा नहीं है. 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 29, हाँ. सो 1, 2 and 4 आर सही. सो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 97. क्वेश्चन नंबर 97 में ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है. 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान, बिल्कुल सही बात. इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, हाँ इंडोनेशिया फुल मेंबर्स है. जो थीम था 16th ब्रिक्स समिट का वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल तीनों सही है. आई डोंट नो वाई बट आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज इन दिस. ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है बट मे बी मैं गलत हूँ, आप लोग बताना इसका आंसर. तीनों मुझे सही लग रहा है यहाँ पे. 98 लोकपाल के बारे में. तो लोकपाल जो है वो बना था जितने भी करप्शन है उसको यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के करप्शन मैकेनिज्म का इंडिया एक पार्ट है और करप्शन रोकना हमारी प्राथमिकता है. तो द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, नहीं ये गलत बात है. द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट एज वेल एज द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है. बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी एप्लीकेबल होता है पब्लिक सर्वेंट. द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट, नहीं इनकम्बेंट तो हो ही नहीं सकता. रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है. द चेयरपर्सन और द मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस दैन 45 ईयर ऑन द एज ऑफ द डेट ऑफ द एज्यूमिंग ऑफिस, नहीं 70 साल तक ये काम कर सकते हैं, तो ये भी गलत मुझे लग रहा है. और लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन, नहीं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये तो काम कर सकता है. कोई भी एलिगेशन अगर लगता है करप्शन का तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो कर सकता है ये. सो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप. हाँ दिल्ली में हुआ था अभी खो खो वर्ल्ड कप. इंडिया ने यहाँ पे नेपाल को बीट किया था और वर्ल्ड चैम्पियन बना था मेन कैटेगरी में. सिमिलरली इंडिया ने यहाँ पे नेपाल को बीट किया था विमेन कैटेगरी में भी, तो तीनों यहाँ पे सही है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. The last question of this video. In the finals of 45th Chess Olympiad held in 2024, D. Gukesh became the world's youngest winner after defeating the Russian player, नहीं US के प्लेयर थे फेबियानो कैरुआना, उनको यहाँ पे हराया था डी गुकेश ने, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अभिमन्यु मिश्रा जो कि एक अमेरिकन चेस प्लेयर हैं, उन्होंने यहाँ पे यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बन के दिखाया, ये बिल्कुल सही है. सो ओनली 2 इज़ करेक्ट. And that's all for today video from Crispy Info. Please subscribe, please share और आप लोग अपना स्कोर बताना कमेंट में कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और कुछ क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है तो उस डाउट को मे भी आंसर की पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की ही मेन आंसर की होगा. बाकी एक अच्छा एनालिसिस आप लोगों को अगर लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस video. Thanks for watching.